चलिए बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल कनावत अकेडमी पर। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सभी का बोर्ड परीक्षा आने वाली है नज़दीक, सभी का रिवीजन भी अच्छा खासा चल रहा होगा। तो आज हम 10th क्लास साइंस के अंदर पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर हमारा, जिसका नाम है आनुवांशिकी एवं जैव विकास, जो कि हमारा 8th चैप्टर है। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले चैप्टरों के भी ऑब्जेक्टिव मटेरियल आपको मिलते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हम क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आनुवांशिकता किसे कहते का जनक किसे कहा जाता है भाई। तो चैप्टर है भाई हमारा कौन सा, आनुवांशिकी एवं जैव विकास। ठीक है, और इस चैप्टर की हमें आपसे चर्चा करनी है आनुवांशिकी एवं जैव विकास। इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है भाई। सब लोगों को याद होगा क्वेश्चन, आंसर पढ़ते हैं। देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल को, वाटसन एवं क्रिक को, अरस्तु को, एन चरक एवं सशरत को। तो अपने जो ग्रेगर एवं मेंडल हैं, जो इन्हें हम आनुवांशिकता का जनक कहा कहते हैं। और इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे भाई, याद रखना है, मटर के पौधों पर अपने क्या किए थे भाई, इन्होंने प्रयोग किए थे भाई। याद रखना है सभी लोगों को। तो आंसर इसका पहला वाला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर में कौन सा गुण सूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन हमसे अगला पूछा गया है कि नर में कौन सा गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है भाई। तो याद रखना है, देखो हमें इस बात को कि नर के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं भाई, एक्स और वाई है। और मादा के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, वो है हमारे पास कौन कौन से, एक्स एक्स। ठीक है, तो एक्स वाई गुणसूत्र जो है ना, वो किस में पाया जाता है भाई, पुरुष के अंदर, नर के अंदर पाया जाता है, और ये लिंग निर्धारण में उत्तरदायी होता है। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ये वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है भाई। आनुवांशिक रोग का मतलब ये है कि ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में भी फिर से पहुंचने वाले हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है कॉलेरा, डायबिटीज, टाइफाइड और मलेरिया। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। तो डायबिटीज जो है ना हमारा, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज, मधुमेह जिसे हम कहते हैं, मधुमेह या शुगर की बीमारी, ये हमारा एक आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी को यदि है तो उससे अगली पीढ़ी में भी पहुंचने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई। तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई, किस में पाए जाते हैं भाई, जोड़े में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा है कि गुणसूत्र काय में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। जोड़े में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो याद रखना है 23 जोड़ी होते हैं। और हम बात करें यदि संख्या में, तो संख्या में गुणसूत्र कितने होते हैं भाई, हमारे 46 होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ गुणसूत्रों को हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं और कुछ को दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, आ वाला, क्या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मेंडल किस पौधे पर प्रयोग किए थे भाई। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे भाई, हमें याद रखना है, मटर के पौधे पर। इसे इन्होंने गार्डन पी बोला था भाई। इसका नाम एक और याद रखना है भाई, इसको गार्डन पी भी बोलते हैं भाई। तो मटर ने अपनी आनुवांशिकी के जितने भी नियम दिए थे, आनुवांशिकी के 3 नियम जो दिए थे, मेंडल ने अपने इसी पौधे पर क्या किए थे, अध्ययन किया था। स्वपरागण परपरागण की घटना को भी उन्होंने इसी के अंदर क्या किया था भाई, अपनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबा पौधा है भाई, ये कैपिटल टी हम मान के चलते हैं, शुद्ध लंबा पौधा है। और एक शुद्ध बौना पौधा है जिसको हम स्मॉल टी मान के चलते हैं। इनके बीच में संकरण जब कराया जाता है तो जो F2 पीढ़ी आपकी बनती है, F2 अगली जनरेशन जो बनती है, उसमें जो पौधे हैं ना वो सभी शुद्ध लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या होगा भाई। तो याद रखना है इस बात को आपको कि ये अनुपात हमारे पास 3 अनुपात मिलता है। मतलब टोटल 4 पौधे बनेंगे, उनमें से 3 पौधे हमारे लंबे होंगे और एक पौधा क्या होगा भाई, हमारा बौना होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 3:1। क्लियर। बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चनों में हमें दे रखा है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आंसर आपके गिवन है यहीं पे कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं भाई, आनुवंशिक लक्षण कह देते हैं भाई, याद रखना। आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं, मतलब माता पिता से उनकी संतानों में जो लक्षण पहुंचते हैं उन लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कह देते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि एक आनुवांशिक इकाई का नाम बताओ भाई, एक ऐसी यूनिट का नाम बताना है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है। तो भाई हमें याद रखना है कि वो क्या है, हमारी जीन है। ठीक है, जीन्स। अगला क्वेश्चन कि आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय, जिनको हम कहेंगे एक्सचेंज, कहाँ होता है भाई? तो ये होता है भाई, हमने पढ़ा है कि जब कोशिका में विभाजन होता है तो कोशिका विभाजित होती है, एक हमारा समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं भाई, डीएनए को हम अपना आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो इस आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय कहाँ पे होता है, एक्सचेंज कहाँ पे होता है, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना है हमें जी, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, जब अर्धसूत्री विभाजन कोशिका के अंदर होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं भाई, यहाँ पर हमारे आनुवांशिक पदार्थों का क्या होता है भाई, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था भाई। मेंडल ने 3 नियम दिए थे भाई, किसके नियम दिए थे भाई, इसे भी हमें याद रखना है, आनुवांशिकता के नियम दिए थे भाई मेंडल ने। आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे जिन्हें हम स्वतंत्र अभिहन का नियम, प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण के नियम से जानते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, सभी जीवों का शरीर बना होता है भाई, सभी जीवों का शरीर, सभी जीवों का शरीर जो है ना वो कोशिकाओं का तो बना ही होगा, बगैर कोशिका के कोई जीव संभव नहीं है। चाहे वो अमीबा ले लो, चाहे कोई हायर एनिमल ले लो, चाहे कोई भी सूक्ष्म जीव ले लो, कोशिका तो उसके अंदर पाई जाएगी भाई। ठीक है। तो सभी जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है भाई, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मानव में शिशु के लिंग निर्धारण जोड़े द्वारा होता है भाई। मानव में जो लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण का मतलब ये है कि मेल होने वाला है, जन्म लेने वाली संतान या तो फीमेल होगी या फिर क्या होगी, मेल होगी। इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो इसका निर्धारण हमारा 23वें जोड़ी के गुणसूत्र के द्वारा होता है, जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और जिसका नाम या तो वो एक्स हो सकता है या फिर एक्स वाई वो हो सकता है। लेकिन लिंग निर्धारण जो होता है ना वो एक्स वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है, जिसे हम, जो कि किसमें पाया जाता है, नर में। नर जिम्मेदार होता है कि आगे होने वाली संतान लड़का होगी या फिर लड़की होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आनुवंशिकी का प्रतिपादन किसने किया भाई, तो पूरा नाम याद रख लेना आप इसका, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, इन्होंने आनुवंशिकी का क्या किया था भाई, प्रतिपादन किया था। और इन्होंने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और इन्हें आनुवंशिकता के कितने नियम दिए थे, 3, प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्र अभियन का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक है। बात करते हैं आगे। तो मेंडल ने जो आनुवंशिकता के लक्षणों के जो वाहक होते हैं, जैसे हम इनको जीन बोल देते हैं, हम इनको अब क्या कहते हैं भाई, जीन बोल देते हैं, इनको क्या नाम दिया था भाई, मेंडल ने क्या नाम दिया था, तो मेंडल ने उनको फैक्टर कहा था भाई। फैक्टर बोले तो इनको इन्होंने कारक बोला था, कारक। ठीक है, याद रखना है, मेंडल के अनुसार जो आनुवंशिक लक्षणों के भाग होते हैं उनको मेंडल ने क्या नाम दिया था, फैक्टर या कारक दिया था। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। जो जीन है, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें क्या नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है, जॉनसन ने इसकी खोज की थी। अगला कि आनुवंशिकी के जनक का नाम बताइए भाई, ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, आनुवंशिकी के जनक का नाम है क्या, जॉन मेंडल। क्लियर। अगले क्वेश्चनों की सीरीज की तरफ चलते हैं, और अगले क्वेश्चनों की सीरीज की तरफ हमें दे रखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है भाई। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं उन उसको क्या कहते हैं भाई, इसी को बोलते हैं हम आनुवंशिकता भाई। ये कहलाती है हमारी क्या, अनुवांशिकता। याद रखना है भाई अच्छे से, क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आएगा। अच्छे से आप इनको रिवीजन कीजिए, नोट कर लीजिए और बार बार इनका रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं भाई। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण हमारे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, क्योंकि जो लक्षण माता पिता से अगली संतान में पहुंचेंगे उन्हीं लक्षणों को हम क्या कह देते हैं भाई, आनुवांशिक लक्षण कह देते हैं भाई। तो जो जेनेटिक्स है वो जेनेटिक्स के जन्मदाता ही हमारे पास कौन है भाई, मेंडल। ठीक है।
आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? आनुवंशिकता का अध्ययन इसी को हम बोलते हैं अनुवंशिकी भाई, अनुवंशिकी, यही हमारी जेनेटिक्स कहलाती है, टिक्स, इसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर? तो मेंडल का एक बड़ा योगदान रहा है इस आनुवंशिकी के उसमें, ठीक है। तो मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था भाई? मेंडल ने काय के नियम दिए थे भाई? आनुवंशिकता के नियम दिए थे। बार बार क्वेश्चन आपका यही घुमा फिरा के पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता के नियम किसके द्वारा दिए गए? भाई मेंडल के द्वारा दिए गए थे। क्लियर? तो इसका क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता। अगला है कि विकास की दृष्टि से हमारी सबसे अधिक समानता किसके साथ है? तो विकास की दृष्टि से सबसे अधिक समानता हम देखा जाए तो हमारी समानता तो बहुत से जीव जंतुओं के साथ है। जैसे कि हमने सुना है कि भाई हमारी उत्पत्ति बंदरों से हुई है, तो हम आंसर में बंदर भी दे सकते हैं। लेकिन एक आदि मानव का नाम हम लिखें कि आदि मानव सबसे ज्यादा नजदीकी, उस एक आदि मानव का नाम हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम लिखते हैं, उसका नाम है क्या? नियंडरथल मानव। ये एक आदि मानव का नाम है भाई। ये विकास की दृष्टि से हमारे सबसे नजदीकी का मानव है भाई, जिसे हम आदि मानव कहते हैं। क्लियर? तो आंसर हमारा नियंडरथल हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या? सही जोड़ी बनाइए भाई, मैचिंग करनी है भाई हमें। और मैचिंग में हमसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मेंडल को मैच करना है भाई हमें। मेंडल किससे मैच किया जाए भाई? तो मेंडल ने क्या काम किया था भाई? आनुवंशिकता का अध्ययन किया था। तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वॉटसन एवं क्रिक बड़े फेमस वैज्ञानिक हैं। इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का सबसे पहले क्या तैयार किया था भाई? मॉडल तैयार किया था। तो भाई डीएनए के बारे में जो जानकारी देने वाले वो वैज्ञानिक हैं, वो कौन से? हमारे वॉटसन एवं क्रिक। तो सी आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा। क्लियर? अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्या? सटन। तो सटन भी हमारे एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे खासे काम किए थे। तो सटन के द्वारा जो काम किया गया था वो क्या किया गया था भाई? इनके द्वारा जीन की संरचना दी गई थी भाई। बी नंबर का ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नर में लिंग का निर्धारण भाई। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या? नर में लिंग का निर्धारण भाई। नर में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है भाई? गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ई वाला। और जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी क्या कहलाती है भाई? उसी को हम बोल देते हैं पुत्री पीढ़ी। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ई, ए सॉरी। क्लियर? तो ये हुए हमारे सही जोड़ी मैचिंग के आंसर। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में भी हमें मैचिंग बनाने के लिए ये दे रखी है। बात करते हैं, देखो सबसे पहली मैचिंग की यदि बात की जाए तो सबसे पहली मैचिंग में हमसे पूछा है कि भाई आनुवंशिकी के जनक कौन है भाई? इनके आंसर आपके जस्ट सामने ही दिए रखे हैं भाई। आनुवंशिकी का जनक कौन है भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो पहला आंसर हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर? आनुवंशिकी के जनक कौन कहलाते हैं भाई? मेंडल। तो ए नंबर पर दे रखा है आपका, ए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था भाई? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मतलब ये है कि प्रकृति जिसका चुनाव करती है वही पृथ्वी पर क्या रहता है? जीवित। अदरवाइज वो जाति क्या हो जाती है? धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो हमें अपने आप को प्रकृति के हिसाब से बदलना पड़ता है, ना कि हम प्रकृति को बदलने में लगे हुए। और यदि ऐसा हम करेंगे तो एक दिन प्रकृति हमें क्या कर देगी भाई? नष्ट कर देगी। तो नेचर के हिसाब से यदि हम अपने शरीर में बदलाव करें तो लंबे समय तक जीवित जातियां रह सकती हैं। यही कारण रहा है कि डायनासोर आज पृथ्वी पर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनने अपने आप को प्रकृति के हिसाब से नहीं डाला। तो किसी प्राकृतिक घटनाओं या आपदाओं की वजह से वो डायनासोर जो थे वो आज पृथ्वी पर नहीं रहे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति का जो सिद्धांत दिया गया था ना, वो दिया गया था किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का मतलब जो है कि ऐसे लक्षण जो हम प्रकृति से ग्रहण करते हैं, आनुवंशिक नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। प्रकृति में रहकर हम इन लक्षणों को उपार्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। उन लक्षणों को हम क्या कह देते हैं? आनुवंशिक लक्षण। तो इसका जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? लेमार्क के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि समजात अंग। तो समजात अंग क्या है भाई? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना क्या होती है भाई? समान होती है, समजात अंग कहलाती हैं। तो डी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा कि हमारे हाथ एवं कुत्ते के अग्रपाद क्या कहलाते हैं? समजात। दूसरा है आनुवंशिक लक्षणों के भाग किसे कहते हैं भाई? हम जीन को कहते हैं। ई नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अभी पढ़ चुके हैं। और लिंग गुणसूत्र क्या है भाई? इनका काम क्या है कि भाई ये लिंग निर्धारण का काम करते हैं। लिंग निर्धारण मेल होगा या फीमेल होगा, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है भाई? लिंग गुणसूत्रों के पास। और आनुवंशिक पदार्थ हम कहते हैं किसे? डीएनए को। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या? जी।
क्लियर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की तरफ। अगली सीरीज में हमें ट्रू एंड फॉल्स दे रखे हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर, ये भी हमसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो पुष्प के लाल एवं सफेद रंग में सफेद रंग प्रभावी है एवं लाल रंग क्या है भाई, अप्रभावी। नहीं भाई, प्रभावी अप्रभावी लक्षण ये जो है ना, ये मेंडल के द्वारा बताए गए थे। तो प्रभावी लक्षण जो होता है ना, वो होता है हमारा कौन सा, लाल रंग भाई। लाल रंग प्रभावी होता है और सफेद रंग कैसा होता है भाई, हमारा अप्रभावी होता है। क्लियर बात। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में से गोल प्रभावी होता है और झुर्रीदार क्या होता है भाई, हमारा अप्रभावी होता है। तो बिल्कुल सही बात है। यदि किसी पौधे के बीज कैसे हैं भाई, गोल हैं और उनमें झुर्रीदार, गोल प्रभावी होता है और झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। गोल बीजों को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और झुर्रीदार बीजों को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, जो कि मेंडल के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जिन अंगों का हम निरंतर उपयोग करते हैं वे धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं। नहीं भाई, गलत जवाब है कि जिन अंगों का उपयोग हम निरंतर करते रहते हैं वो अंग उतने ही मजबूत होते चले जाते हैं जिन्हें हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का प्रभाव करते हैं भाई। ये सही जवाब है। प्रकृति योग्यतम का चयन करती है, बिल्कुल सही बात है। प्रकृति उसी का चुनाव करती है जो प्रकृति के हिसाब से योग्य है, अदरवाइज उसको प्रकृति क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो सही जवाब है। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित नहीं होते उन्हें हम आनुवंशिक गुण कहते हैं। नहीं, ये गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं वो तो हमारे आनुवंशिक होते हैं, लेकिन इसने पूछा है नहीं होते हैं। क्लियर। तो ये थे हमारे क्या, ट्रू एंड फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, हमें मिला क्या, एक शब्द में वाक्य में उत्तर लिखिए भाई। एक शब्द वाक्य में उत्तर है हमारे पास, और एक शब्द वाक्य में उत्तर में हमसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, वो पूछा गया है क्या, कि किसमें आनुवंशिक पदार्थों का विनिमय होता है भाई। किसमें आनुवंशिक पदार्थों का क्या होता है भाई, विनिमय होता है। तो विनिमय का मतलब हम समझ चुके हैं, विनिमय मतलब पदार्थों का क्या होना, आदान प्रदान, एक्सचेंज होना। तो ये होता है हमारा, देखो हमारे पास दो तरीके का जनन है, एक लैंगिक जनन है और एक अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन हमारे जो हायर जीव जंतु हैं, उच्च जीव जंतु हैं, उनमें पाया जाता है। तो इसी के अंदर आनुवंशिक पदार्थों का क्या होता है, परस्पर विनिमय होता है, जिसे हम कह देते हैं क्या, लैंगिक जनन। तो याद रखना है भाई, लैंगिक जनन के अंदर आनुवंशिक पदार्थों का क्या होता है भाई, विनिमय होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी शिशु का नर होना निर्धारित होता है भाई। कोई यदि कोई शिशु नर है या मादा है, ये निर्धारित करने के लिए क्या पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्रों में हमारा कौन सा है, एक्स वाई गुणसूत्र है, जिसकी वजह से नर जिम्मेदार होता है। और इसमें हमारा जो है ना वाई गुणसूत्र, ये वाई गुणसूत्र की ही वजह से हम, गुणसूत्र की वजह से कौन, नर नर होता है और मादा मादा होती है। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, बाय गुणसूत्र। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि मानव युग्मनज, दोबारा से लिख देता हूं मैं लाइन को, मानव युग्मनज, मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी होती है भाई। लिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं भाई, ये जोड़ों की संख्या बतानी है। तो गुणसूत्र तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्रों को हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, और एक जोड़ी गुणसूत्र जो बचा हमारा, एक जोड़ी जिसे हम एक्स वाई कहते हैं, देखो जोड़े में पाई जाती है एक जोड़ा, एक्स और वाई एक जोड़ा, तो एक जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई। मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितने, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र हमें एक कोशिका में देखने को मिलेंगे। क्लियर बात। तो बात करें गुणसूत्रों की, तो संख्या में तो गुणसूत्र हमारे पास कितने हैं, 40 हैं, लेकिन 40 गुणसूत्रों की यदि बात की जाए संख्या में, तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मेंडल ने नियम दिया था कि गुणसूत्र काय में मिलने वाले हैं हमें, जोड़ी में मिलने वाले हैं, पेयर में मिलने वाले हैं। तो हर लक्षण को नियंत्रित करने के लिए हमारा एक पेयर होता है, जीनों का भी गुणसूत्रों का भी। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव की कोशिका में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो भाई दैहिक गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी, 22 जोड़ी। टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, उनमें से 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्कियोप्टेरिस उदाहरण है भाई हमारा, आर्कियोप्टेरिस उदाहरण है भाई। आर्कियोप्टेरिस एक ऐसा जीव है जिसके अंदर
पक्षियों के भी लक्षण पाए जाते हैं और सरीसृपों के भी लक्षण पाए जाते हैं। और ऐसे जीव जो उदाहरण है ना वो है किसके, संयोजक कड़ी के उदाहरण, इन्हें हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। मतलब एक तो कम विकसित लक्षण भी इसके अंदर पाए जाते हैं और एक ज्यादा विकसित जंतु के भी लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं भाई, संयोजक कड़ियां कह देते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा आर्कियोप्टेरिस किस चीज का उदाहरण है, तो इसे कहेंगे हम संयोजक कड़ी का उदाहरण है। क्लियर बात। तो ये था आज का हमारा ये सेशन जिसमें हमने आनुवंशिकी एवं जैव विकास से संबंधित क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया, और इसमें हमारा जो जैव विकास वाला पोर्शन है उसमें से कुछ मटेरियल हमारा इस 2024 के एग्जाम में से शिक्षा विभाग के द्वारा पोर्शन को कम कर दिया गया है। तो हमारा जेनेटिक्स वाला जो पार्ट दे रखा है उससे हमसे जो क्वेश्चन है ना वो इसमें से पूछे जाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चनों का पैटर्न हमारा आगे आने वाला जो आपका साइंस का जो पेपर होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सभी लोग इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, इनका नोट्स बनाइए और इनको बार बार रिवाइज कीजिए। तो आपका जो एग्जाम का जो स्कोरिंग है वो जिस सब्जेक्ट का आपका साइंस का स्कोरिंग है उसमें आप नंबर अच्छे ला सकते हैं। तो सभी लोग अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे आने वाला हमारा जो पोर्शन है फिजिक्स का पोर्शन जो स्टार्ट होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव मटेरियल जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो मिले आपको, तो बेल आइकन भी आप दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सारी क्लासों के मिलते रहें। और पूरी साइंस का 10th क्लास के पूरा साइंस का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जा चुका है, तो आप अच्छे से इनका रिवीजन कीजिए और इनको देखिए। नोट्स ना बना सके वीडियो को देखिए जिससे कि आप इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से टिक कर सके। तो आने वाले बोर्ड परीक्षा में जो बोर्ड परीक्षा आपकी आने वाली है उस बोर्ड परीक्षा में आपसे 2024 में इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो भाई अच्छे से इनको डिस्कस कीजिए और बढ़िया से अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप बार बार क्वेश्चनों को पढ़िए, उनका रिवीजन कीजिए बार बार, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग दिलाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ और अगले ऑब्जेक्टिव मटेरियल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।